हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग क्लास जो है 10th के बारे में, किसमें क्लास 10th के बारे में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग क्या करेंगे, यानी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन आपको याद एग्ज़ाम में जाना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट अगर 10th की तैयारी कर रहे होंगे या 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th बच्चे, जो उनके लिए बहुत जो वीडियो बायोलॉजी का जो है बहुत खास होने वाला है, जिसमें मैं अभी सभी टॉपिक को आपको बताऊंगा। वीवीआई क्वेश्चन जो बायोलॉजी में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं सभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से हम लोग क्या करवाएंगे, सर्टिफाइड करवा देंगे और सभी चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है, ताकि हमारे पास समय बहुत कम बच चुका है और कम समय में हम लोग को बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है। जैसे कि आप लोग अभी एग्ज़ाम के हॉल के बारे में जान ही रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, कैसा आपको चल रहा है। तो चलिएगा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर की, बात कर देते हैं चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो जिसका नाम है जय प्रक्रम। क्या नाम है इसका? जय प्रक्रम पढ़ेंगे। जय प्रक्रम में कौन कौन सा हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रियाएं पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जय प्रक्रम में, तो इसके हम लोग सजीव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सजीव के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? सजीव हो गया और क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ये सभी में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। उसके बाद इसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से करते, जैसे सजीव की पहचान हम लोग कौन कौन, तो इसमें सजीव का जो पहचान होता है, गति करना होता है, ठीक है, सांस लेना होता है, वृद्धि करना होता है, ये सभी क्या होता है, ये सजीव की प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सजीव का लक्षण कहते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अदृश्य जो होता है आणविक गतिविधियों को जो क्या करता है, जीवन के लिए एक आवश्यक होता है। जीवित रहने के लिए शरीर को मरम्मत की आवश्यकता होती है और अनुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन हमारा जो है, एक क्वेश्चन पूछेगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं। कहेंगे कि जय प्रक्रम वो सारी क्रियाएं होता है जिसके द्वारा जीवों को क्या होता है, अनुरक्षा प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। तो आप जय प्रक्रम को परिभाषा को देखकर जाइएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि जय प्रक्रम के कौन कौन सा क्रियाएं होते हैं। तो जय देखिएगा, जय जय प्रक्रम के जो होता है वो टोटल जो होते हैं वो 4 प्रकार की जो क्रियाएं होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि इसके लिए अनुरक्षा के लिए, जय प्रक्रम के अनुरक्षा के लिए कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार की क्रियाएं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्रियाएं आपका है। जिसमें सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, पोषण है। सबसे पहला हमारा क्या है, पोषण है, ठीक है। दूसरा में हमारा क्या है, श्वसन है। तीसरा में हमारा जो है परिवहन है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सब क्रिया है। और चौथा में क्या है, उत्सर्जन होता है। एक प्रकार का जय प्रक्रम के लिए इतनी क्रियाएं होते हैं। पोषण की क्रियाएं होना चाहिए, श्वसन की क्रियाएं होना चाहिए, वाहन की क्रियाएं होना चाहिए, उत्सर्जन की क्रियाएं होना चाहिए। यानी पोषण में हम लोग विभिन्न प्रकार की क्या पढ़ेंगे, खाना के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया किया जाता है। वाहन का मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। वाहन में हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद सर्जन में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से सब बिल्कुल बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन वीवीआई टॉपिक ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर पूरी तरह से लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिएगा पोषण है। तो पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब ही होता है कि दुनिया के कोई भी जीव जो होते हैं अपने अनुरक्षा के लिए भोजन को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है ऊर्जा और अन्य पदार्थों का शरीर में क्या करना, स्थानांतरण करने की क्रिया होता है। पोषण एक प्रकार की विधि होता है जिसे हम लोग कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पोषण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला में जो हमारा स्वपोषी हो गया, दूसरा में हो गया विषम पोषी हो गया। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्वपोषी में, स्वपोषी में कौन कौन सा क्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वपोषी में सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, स्वपोषी में सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, स्वपोषी का मतलब ही होता है कि वैसा पोषी जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे स्वपोषी के लिए क्या क्या होनी चाहिए, स्वपोषी के लिए अकार्बनिक स्रोत यानी CO2 जल से अपना भोजन क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे में क्या हो जाता है,
जैसे में जितने भी हरे जिसमें जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर बात कर लें कि हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीव है, उदाहरण के लिए सभी हरे पेड़ पौधे हैं, और कुछ जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए विषम पोषी का मतलब ही होता है कि वैसा पोषी जो स्वपोषी पर आश्रित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। और विषम पोषी जो होता है प्रत्यक्ष आरोप रूप से वो किस पर आश्रित रहता है, स्वपोषी पर आश्रित रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे। तो स्वपोषी और विषम पोषी आप लोग कन्फर्म है, देख कर जाइएगा। अब उसके बाद हम लोग करते हैं कि स्वपोषी के लिए कौन कौन सा क्रियाएं होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी के लिए पोषण के जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। ये किसके द्वारा प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे देखिएगा सूर्य के यानी जो वह प्रक्रम जिसमें अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, सूर्य को उपस्थिति में स्वयं बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होते हैं वो कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो 4 होती है। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी याद रख के जाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 होती है। और कौन कौन सा चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे पहले देखिएगा क्या मिले, इसको होना चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत अति आवश्यक होता है पहला। दूसरा में होता है जल होता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल हो गया। देखिए आप 4 गो हो गया, चारों को आपको याद रख के जाना है। पहला में आपका हो गया CO2, दूसरा में H2O, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, चौथा में हो जाएगा क्लोरोफिल, है ना जी। तो इस प्रकार से 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4। चलिए, तो आप इस सभी को क्या करना है, देख कर जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आप क्लास पर वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, PDF को भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपका एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, नंबर पर आप क्या कीजिए, SMS कीजिए। उसके बाद हम आप लोग को इसी तरह का व्हाट्सअप आपको PDF को क्या कर देंगे, दे देंगे, जिसका एक नंबर दे रहे हैं, जिसका नंबर है 90 60 10 13 67। ये आपका व्हाट्सअप नंबर सिर्फ है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके आप अपने PDF को ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे में हम आप लोग को बता रहे हैं, देखिएगा क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरा में कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, यानी स्थानांतरण करता है। और इसके तथा जल हो गया, अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, अपघटन करता है। तीसरा में क्या करता है प्रकाश संश्लेषण के समय, कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन करता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले क्या है, घटनाएं हैं। चलिए एक एक दम सभी लोग क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर दम कॉपी में दम बिल्कुल तरह से लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन छूटे नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र का परिभाषा आप देख कर जाइएगा, क्योंकि पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कह रहे हैं। देखिएगा हम राउंड घुमा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अगर स्टोमाटा कह देगा तो याद रखिएगा, पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो होते हैं वो 2 रूपों में काम करता है ना। स्टोमाटा जो होता है वो 2 रूपों में काम करता है, खुलना और बंद होना। जो स्टोमाटा जो समानता जो होता है वो दिन में खुलता है और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जो खुलना और बंद होने की जो क्रिया जो होता है वो किस पर रहता है, वो दाब पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्टोमाटा को खुलना और बंद होने की क्रिया किस पर निर्भर करता है, दाब पर। ठीक है। उसके बाद स्टोमाटा का जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, सीम के बीज जैसा होता है। कैसा होता है, सीम के बिया जैसा, बीज जैसा क्या होता है, स्टोमाटा का आकार होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इतना आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट आपको देखिएगा कि पत्तियों की सतह पर जो मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। इसका कार्य देख लीजिए कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों को आदान प्रदान करता है, स्टोमाटा करता है। यह जो होता है बाष्पो उत्सर्जन को कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, छिद्र के खुलना और बंद होने एक किस पर रहता है, गार्ड सेल पर यानी कोशिकाओं पर नियंत्रण एक क्रिया करता है। चलिए
उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि विषमपोषी को करने की कौन कौन सा विधियां होती है। विषमपोषी किसे कहते हैं, अभी जस्ट बताया विषमपोषी किसे कहते हैं कि वैसा पोषी जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर या स्वपोषी पर आश्रित रह के अपना ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे इसका विधियां देखिएगा, सबसे पहले जो होता है मृत जीवी पोषी होता है। तो मृत जीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है या मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। जैसे में देखिएगा करा कि वह जीव जो शरीर के बाहर अपघटित करके फिर अवशोषित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे में क्या हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है सभी क्या है, यह विषमपोषी है। क्या है, विषमपोषी है। दूसरा में है प्राणी समपोषी है। तो प्राणी समपोषी किसे कहते हैं, तो प्राणी समपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग प्राणी समपोषी कहते हैं। या आप ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखिएगा कि संपूर्ण भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं और पाचन को शरीर के अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं या प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे में अमीबा हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, प्राणी समपोषी हैं। उसके बाद देखिएगा परजीवी जो होता है, परजीवी का किसे कहते हैं, जो हम परिभाषा बोलते हैं आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में जरूर लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि परजीवी का मतलब होता है, ये जितने भी अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं सभी जो है टॉपिक एकदम शॉर्ट बना कर दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, और मैं साथ साथ आपको परिभाषा भी बोलते जा रहा हूं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिएगा परजीवी का मतलब होता है, परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। बट लेकिन क्या होते हैं, दूसरे जीव को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। क्या करता है, हानि पहुंचाता है। परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःपरजीवी होता है, दूसरा जो होता है बाह्य परजीवी होता है। एक अंतःपरजीवी होता है और दूसरा जो होता है वो बाह्य परजीवी होता है। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, बाह्य परजीवी जो होता है कि वैसा जीव जो शरीर के जो बाहर रहता है, कहाँ रहता है, जो शरीर के बाहर रहता है, उसी को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा जू हो जाएगा, खटमल हो जाए ना, जू हो जाएगा, ठीक है, खटमल हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, उड़ीस हो जाएगा, ये सब जितने भी है सब बाह्य परजीवी है, ठीक है। अंतःपरजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो शरीर के अंदर रहता है, क्या रहता है, शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा हो जाएगा, जैसे में प्लाज्मोडियम हो जाएगा, कुछ जीवाणु हो जाएगा, कुछ विषाणु जो हो जाएगा, ये हमारे शरीर के अंदर आकर अपना पोषण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और साथ साथ हम लोग को क्या करता है, रोग यानी रोगी बना देता है, रोगग्रस्त करता है, यानी हानि पहुंचाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा ऑब्जेक्टिव जैसा मैं आप लोग को बना दिया हूँ। जैसे देखिएगा कि अन्य जीवों से बिना है ना मारे उसमें पोषण को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, अमरबेल भी हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब क्या है, परजीवी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोशिका यानी अमीबा में जो पोषण किस प्रकार से होता है, आप लोग को पिक्चर को एकदम ड्रॉप करके आना है कि अमीबा में जो होता है वो किस प्रकार से पोषण की क्रियाएं होते हैं। जैसे कि आप लोग को पिक्चर में देख रहा होगा कि पिक्चर में किस प्रकार से पोषण की क्रियाएं करते हैं। जैसे पहला मैं स्टेप बता दूं, जिसमें देख रहे होंगे कि पोषण भोजन यहाँ है, अमीबा यहाँ है, तो सबसे पहले क्या बनाएगा, कुटपाट बना देगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि अमीबा जो अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो किसके माध्यम से करता है, तो वो कुटपाट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, कुटपाट के माध्यम से करता है। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग परिभाषा को। अमीबा जो एक कोशिकीय सतह का भोजन ग्रहण करता है या उंगली जैसे अस्थायी प्रबंधन के रूप में करता है। ये पादप क्या है ना, क्या है, पदार्थ के मदद से अपना भोजन करता है। पदार्थ का मतलब ही होता है कुटपाट, याद रखिएगा, ठीक है। ये भोजन के कण को संग्रहित करता है। खाद्य रितिकाओं को से बने होते हैं। रितिका के अंदर जटिल पदार्थ होते हैं जिससे क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है भोजन की क्रिया को क्या करता है, वो पाचन की क्रिया करता है। पाचन को क्या करता है, यानी इस प्रकार से अमीबा क्या करते हैं, पोषण की क्रियाएं करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसको देखिएगा कि मानव के आहार नाल जो होते हैं, मानव का आहार नाल किस प्रकार से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव का आहार जो होता है निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। मानव के आहार नाल की जो लंबाई जो होता है, टोटल की बात करें तो कितने होते हैं, 8 से जो होते हैं वो 10 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर छोटी आंत की बात कर दे तो 5 से कितने मीटर का होता है, 6 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग को देखिएगा कौन कौन सा मानव के आहार नाल में मुख्य गुहा हो गया, है ना, ग्रासिका हो गया, आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, है ना, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, गुदा हो गया। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, पिक्चर को एकदम आप कन्फर्म है कि लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को बेहतर अच्छा नंबर मिल सके। पिक्चर को बिल्कुल बाबू छोड़ के मत आइएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पिक्चर को छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक में पिक्चर से ही आपको क्या होता है, अच्छे नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पिक्चर को एकदम बिल्कुल छोड़ के आने की कोशिश ना कीजिएगा, है ना जी। पिक्चर आप कुछ कुछ तो जरूर बना के आइए, और सभी को नाम को क्या कर देना है ना, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक करके सभी आंसर को आप क्या कर लेना, डील कर लेना। जैसे जैसे आप लोग को बता दें कि मानव का अगर सबसे पहले अगर हम लोग मुख की बात करते हैं, तो मुख में जो हो रहा, जो हमारा जो सर्वप्रथम जो भोजन को मुख में डालते हैं, और मुख में क्या करता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के काम करता है। और मुख में हमारे 3 जोड़े जो होते हैं, मुख में जो होते हैं हमारे, है ना, मुख में हमारे जो होते हैं वो 3 जोड़े क्या होते हैं, लार ग्रंथि होती है। कितने जोड़े लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, जो भोजन को मल्टोज और सुक्रोज में बदलने की क्रिया करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही बात हम लोग करते हैं। अब भोजन जो होता है वो 1/3 जो होता है भोजन मुख में ही पच जाता है, यानी 4 हिस्सा में जो होता है 1 हिस्सा भोजन कहाँ पच जाता है, मुख में ही मनुष्य का पच जाता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मुख लार एंजाइम, है ना, एमाइलेस, ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम कन्फर्म आपसे पूछेगा तो पूछेगा, किसी चैप्टर से पूछे या ना पूछे, जो ये टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है दम देख कर जाइएगा। जो अभी मैं आप लोग जितने भी अभी बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मुख के बारे में। तो ये जो होते हैं लार इमाइलेस एंजाइम, जो मड को क्या करता है, सकरा में तोड़ देता है। और आमाशय, आमाशय की बात करें, आमाशय जो होता है जठर ग्रंथि जो होता है, आमाशय में जो भोजन जो होता है वो कितने घंटे रुकते हैं, 3 से 4 घंटे रखते हैं। और आमाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं जठर रस, जिसका नाम देते हैं हम लोग कौन सा रस देते हैं, जठर रस। ये जठर रस क्या करता है कि भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। क्योंकि आमाशय में जो होते हैं भोजन जो होता है वो 3 से 4 घंटा रहता है। कितने घंटा रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है। चलिए तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, तो वो कौन सा रस स्रावित होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा रस स्रावित होता है, तो वो जिसके माध्यम से जो होता है जठर रस स्रावित होता है। जैसे इसमें हम लोग को क्या होता है, देखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लीय माध्यम से कोची में बदल देता है, यानी पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्सिन में। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, संचालन करता है, यानी पाचन करता है। कि जो हम लोग खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होता है, वो पेप्सिन का करता है, वो पाचन करता है। उसके बाद श्लेष्मा क्या करता है कि आमाशय के अस्तर जो होता है अम्ल को क्या करता है, रक्षा करता है। अम्ल को क्या करता है, रक्षा करता है। अब उसके बाद छोटी आंत क्या करता है कि यह जो छोटी आंत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन हो जाए, वसा हो जाए, ये सभी को क्या करता है, पाचन करता है, जिसका नाम है छोटी आंत। और छोटी आंत में जो होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि छोटी आंत में जो होता है पाचन की क्रिया लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद देखिएगा हमारा हो जाएगा यकृत से पित्त रस। तो यकृत जो होता है पित्त रस, यकृत से पित्त रस में क्या करता है कि वसा जो होता है इमलाइसीकरण, यानी बड़ी
गोलिकाओं को छोटों में क्या करना, छोटे छोटे क्या करना, उसको तोड़ देता है। जैसे फिर उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय में क्या करता है, लैंगरहैंस द्वीपिका होते हैं जो ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन और लाइपेज यानी वसा एंजाइम के रूप में उसको क्या करता है, तोड़ने विखंडन करने के बाद करता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो क्रिया होता है वो क्या करता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हो जाता है, और वसा से जो वसा अम्ल का हो जाता है, और ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल के रूप में हमारे शरीर के क्या करता है, वो परिवहन करने के लिए यानी ऊर्जा देने में कार्यरत हो जाता है। तो इसलिए आप इस सभी को क्या करना है एकदम बाबू देख कर जाइएगा। ये टॉपिक आपके लिए VVI एकदम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि मैं हर चैप्टर बाय चैप्टर को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताऊंगा। मैं फालतू क्वेश्चन को आप लोग चर्चा नहीं करूंगा। वीडियो छोटा होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि पहला चैप्टर का मैं आप लोग को बता दिया था। आप जो चैप्टर को हम बताने वाले हैं वो चैप्टर का होगा, फर्स्ट चैप्टर का होगा श्वसन का। श्वसन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, श्वसन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप श्वसन को भी याद रखिएगा। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन एक प्रकार के जो है उपापचय की क्रिया होता है जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में होते हैं। क्या होते हैं, श्वसन हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में होते हैं, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया जो नियंत्रण चलते रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि पोषण से ऊर्जा उत्पादन के क्रम में यानी खाद्य पदार्थ का उपयोग कोशिका ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। जैसे प्रथम चरण में आपको फर्स्ट स्टेप में अगर बात कर जाए कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज यानी ग्लूकोज में जो होते हैं 6 का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में जो होते हैं 6 कार्बन अणु होते हैं, और पायरोमेट जो में होता है वो 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर टोटल जो होते हैं श्वसन में 9 कार्बन अणु का विखंडन होता है। यह प्रक्रम जो होता है वो कोशिकीय द्रव में होता है। अभी जस्ट बताएं कोशिकीय यानी श्वसन का, यह हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसलिए श्वसन का आंसर देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि ऊपर आप देख रहे होंगे कि ग्लूकोज में 6 अणु विखंडन होता है जो किस में होता है, कोशिकीय द्रव में होता है, और 3 जो होता है वो पायरोमेट में होता है। वो किस प्रकार से विखंडन करता है, सबसे पहले पायरोमेट जो विखंडन करता है वो क्या करता है, एथेनॉल में करता है। दूसरा में जो होता है लैक्टिक अम्ल में करता है, और दूसरा जो होता है CO2 में करता है। अब CO2 इस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्वेश्चन कर देगा ग्लूकोज का विखंडन या श्वसन का विखंडन किस प्रकार से होता है, तो इतना आपको क्या करना होगा, डायग्राम को आपको बिल्कुल जो होता है, यहाँ देखिए मैं आपको राउंड कर रहा हूँ, इतना आपको बनाकर जरूर आना है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा जो होता है वो किस पर काम करता है, ऑक्सीजन के जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जैसे में क्या होता है, ईस्ट में होता है। जैसे में क्या होता है, ईस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, कि ईस्ट में जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जिसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा का मुक्त होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में हमारा है क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, इससे ही हम लोग क्या करता है, क्रेप होता है, यानी क्या करता है, हृदय जो हमारा लंग्स जो होता है वो श्वसन की क्रिया करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। यह हमारे कहाँ होता है, हमारी पेशियां कोशिकाओं में होते, पेशी कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप में हमारा है कि इसमें क्या होता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा होता है। ये जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जिसके कारण हम लोग को शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है हॉर्स पावर कहा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आप इसको जरूर क्या करिए, याद करके जाइएगा, डायग्राम आपको बनाने को आ सकता है। उसके बाद देखिएगा हमारा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ATP। वीडियो को एकदम बिना स्किप किए हुए आराम से बने रहिए, देखिएगा हर एक क्वेश्चन को हम VVI क्वेश्चन को आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ATP क्या है, तो ATP का जो पूरा नाम जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और यह श्वसन की क्रिया करते समय हम जब लोग
हम एक बार श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी। और एटीपी बनने से पहले जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एटीपी बनने से पहले जो होता है, एटीपी बनने से पहले क्या बनता है? एडीपी बनता है। क्या बनता है? एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तब जाकर क्या होता है? एटीपी में बदल जाता है और एक बार श्वसन की क्रिया करते समय 38 एटीपी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि श्वसन को मोचित ऊर्जा उपयोग हेतु एडीपी, पहले एडीपी बनता है उसके बाद एटीपी बनता है, ठीक है। तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनते हैं, जैसे एडीपी प्लस फास्फेट प्लस ऊर्जा प्लस तब जाकर क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। यानी एटीपी बनने से पहले एडीपी और फास्फेट यानी फास्फेट और प्लस ऊर्जा जब आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, जो हम लोग को, इसे भी हम लोग एटीपी को ही ऊर्जा धनी के नाम से भी जाना जाता है या ऊर्जा सांभक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, एटीपी का विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलता है। वो ऊर्जा कितना निकलता है? यानी ध्यान दीजिएगा, वो ऊर्जा जो निकलता है वो है ना 30.5 कैलोरी जूल जो होता है वो ऊर्जा मुक्त होता है, मोचित होता है, जो हमारे शरीर में कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है ना। जैसे अगर मान के चलो कोई अगर आप उपकरण ले लेते हो, जिस प्रकार से बैटरी ऊर्जा देती है उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो होता है एटीपी का करता है, ऊर्जा देता है। यानी किसी भी उपकरण में बैटरी जो ऊर्जा देता है और उसी तरह से हमारे शरीर में भी एक तरह से एटीपी बैटरी की तरह काम करता है, जो ऊर्जा देने के काम करते हैं, ठीक है। मानव का श्वसन अंग जरूर याद रख के जाइएगा। डायग्राम के साथ साथ आपको परिभाषा भी याद रखकर जाना होगा कि मानव का श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। तो देखिएगा कि मानव का श्वसन अंग जो होता है वो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा जो दोनों हो गया लंग्स हो गया, ठीक है। और लंग्स के बीच में जो होता है हमारा जो होता है, ये जो होता है डायफ्राम जो होते हैं, डायफ्राम से घिरे होते हैं। और ये आप देख रहे होगे, यही आपका क्या है? वायु कोष्ठ है, जिसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन भरे होते हैं। क्या हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन भर जाते हैं, यही हमारा ध्यान दीजिएगा। तो यही हमारा श्वसन कह रहा है कि श्वसन जो होता है पथ में नसा द्वार यानी नासा द्वार का मतलब नासिकाओं में, नासिका में क्या होते हैं? छोटे छोटे घ्राण से क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं, जो अंदर को गंदगियों को बाहर जाने से रोकता है। और नाक के पास क्या होता है? एक छोटा सा घ्राण सेल होता है। कौन सा सेल होता है? घ्राण सेल होता है, जो हम लोग को किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को सूंघने में सहायता करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा फेफड़ा में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ उस लंग्स में जाने के बाद कहाँ जाता है? वायु कोष्ठ में चला जाता है, जिसमें कहता है कि पथ नासाद्वार यानी ग्रसनी और कंठ श्वासनली श्वासनी है ना, श्वासनी यानी फफूस यानी फेफड़ा यानी कुपका के अंदर वो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? श्वसन क्रिया करते समय श्वास नली में उपस्थित ब्लय यानी रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं, जो निश्चित है ना सुनिश्चित करता है कि वायु को है ना वायु मार्ग बंद न हो, यानी वायु का जो रास्ता होगा श्वास नली का जो होता है रास्ता को खुला रखने के काम करता है, ठीक है। उसके बाद कुपिका जो होता है वो गुब्बारे जैसा संरचना होता है, जिससे गैस को क्या होता है? विनिमय होता है। ये आप जरूर याद रख के जाइएगा आप अपने कॉपी को, ठीक है। चलिए, और नहीं तो आपको क्या करना है? ये सभी टॉपिक को क्या करिएगा? और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में लगाकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इसे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आपके लिए क्लियर हो सकते हैं। यानी कहा जाता है कि धूम्रपान से बचे, धूम्रपान से भी क्या होता है? लंग्स हमारा खराब होता है। तो यही कहता है कि धूम्रपान से बचे, या फेफड़ा के कैंसर के कारण बन सकता है। अगर अत्यधिक सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन कर सकते हो तो क्या हो सकता है? कैंसर के कारण बन सकता है, क्योंकि कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो कौन होता है? फेफड़ा, लंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको भी जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे परिवहन का। ऐसे तीसरा चैप्टर के लिए है, ये थर्ड चैप्टर के लिए है। मैं सभी क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन में हमारे शरीर में जितनी भी जो क्रियाएं होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जो होता है पहुंचाने के जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन क्यों आवश्यक होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि परिवहन क्यों आवश्यक होता है। यानी परिवहन की आवश्यकता जो होती है कि बड़े जीव अकेले विसरण दाब के है ना दाब शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने में क्या करता है? अपर्याप्त होता है, यानी कार्य करता है। दूसरा टॉपिक में है कि विसरण से फेफड़े पर
पैर के अंगूठे तक पहुंचाने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने के जो काम करता है, ऑक्सीजन एक पहुंचाने के काम करता है, अणु को पहुंचाने का काम करता है ना, पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष लगा लेता है। यानी इस जगह से इस जगह तक अणु पहुंचाने में कितने वर्ष लगा लेते हैं? 3 वर्ष लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इसीलिए एक तेज और सुकल तंत्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए फेफड़ा को मजबूत रखना है और हमारे शरीर को भी अच्छे स्वस्थ रखना है ना। अगला पॉइंट में है कि यह काम कम, यानी यह काम जो है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में, है ना, हीमोग्लोबिन में क्या करता है? ये काम करता है। चलिए, तो सबसे उसके बाद आपको ब्लड देख के जाना है। ब्लड एक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। आंसर ब्लड की याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड किसे कहते हैं? तो ब्लड यानी रक्त किसे कहते हैं, रुधिर किसे कहते हैं, कणिका किसे कहते हैं, कण किसे कहते हैं, सभी इसी का ब्लड का ही नाम है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देने के काम करता है। जो हम लोग को रक्त को जो होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आपको सभी को देखकर जाना है, ब्लड को, पूरे टॉपिक को देखकर जाना है ना। हम सभी ब्लड को बताने के काम ना किए हैं ताकि आपका वीडियो बड़ा ना हो। आप ब्लड को जरूर देख के जाइएगा, आप अपने कॉपी का ब्लड जरूर देख के जाइएगा। अगर नहीं है तो आप दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं? कमेंट करके आप मंगवा सकते हो। चलिए देखिएगा, हमारे शरीर में जो होता है वो 2 चीज़ होते हैं। एक पहला जो होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा जो होता है रुधिराणु होता है। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में जो होता है वो 60 से लेकर 65% होता है, और ये जो हमारा होता है 40 से 45% के आसपास हमारे शरीर में ब्लड होते हैं, है ना। 60 यानी 60 से लेकर वो जो होते हैं 60 से 65 वर्ष, ये है ना वर्ष का रहे, सॉरी, 60 से 65% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 40 से 45 जो होता है प्रतिशत जो होता है हमारे शरीर में रुधिराणु होता है। उसी रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो प्लाज्मा की पहले बात कर लें। प्लाज्मा जो होता है एक तरल माध्यम में होता है, जिसमें प्लाज्मा में क्या होता है? भोजन, CO2 और नाइट्रोजन बंद, है ना, वर्ज्य पदार्थों को विलय अवस्था में क्या करता है? वहन करता है। जो हमारे शरीर में ब्लड जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी हमारा जो होता है, आरबीसी हमारा लाल रक्त कणिका होता है, यह हीमोग्लोबिन इसमें होता है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है क्योंकि, है ना, आरबीसी का, ठीक है। लेकिन आरबीसी सभी जीवों में होता है, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होते, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है? लामा होता है, और एक क्या होता है? ऊंट होता है, ठीक है। लामा और क्या हो गया? ऊंट में क्या होता है? उसके आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक पाए जाते हैं, अपवाद में वो है, लेकिन अन्य को नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी को देख के जाइएगा। इसीलिए इसका जो जीवन काल जो होता है वो 20 से लेकर कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और आरबीसी हमारे शरीर को क्या करता है? सिर्फ ओनली फॉर ऊर्जा देने के काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन से जो होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा डब्ल्यूबीसी की याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो जीवन काल जो होता है वो 3 से लेकर कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? विभिन्न रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर को रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये सब ब्लड को आप जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से करता है? ध्यान दीजिएगा, वो किसके माध्यम से करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यानी CO2 का परिवहन जो होता है, यह जल के अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन रुधिर विलय को अवस्था में कर देता है। इसलिए आप इस सभी को ब्लड को तो जरूर देख के जाइएगा, ब्लड से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। चलिए, तीसरा में आपको क्या करना है? हृदय को देखकर जाना है। हृदय किसे कहते हैं? हार्ट किसे कहते हैं? करेगा मानव का हृदय का सचित्र वर्णन करें। जो इस प्रकार से क्या कर सकते हो? आप पिक्चर को ड्रॉप कर सकते हो, पिक्चर को बना सकते हैं, और पिक्चर बनाने के बाद क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो, यानी पॉइंट याद रखिएगा कि हृदय को जो भाग पूछेगा तो हृदय के 2 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीले कहते हैं।
अगर भाग पूछेगा, तो कितने बताना है, 2 बताना है, ठीक है। अलिंद और निलय। अगर कह देगा कि हृदय को कितने चैम्बर में बांटा गया, अगर चैम्बर की बात कर देगा या चैम्बर ना कह के आपको बेसम कह देगा, क्या कह देगा, बेसम कह दे, या का कह दे, कक्ष कह दे, ठीक है, या का कह दे, कोष्ठ कह दे। इसका 4 नाम ही याद रखिएगा कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में कितने बेसम होते हैं, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो 4 होता है। चारों कौन कौन होता है जरा ध्यान से समझिएगा। तो पहला होता है दायां अलिंद, दूसरा होता है बायां अलिंद, तीसरा होता है दायां निलय और चौथा होता है बायां निलय। यानी 4 प्रकार के चैम्बर, कोष्ठक और बेसम पाए जाते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर को क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के काम करता है, और साथ साथ ब्लड को क्या करता है, शुद्धिकरण के काम करता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो आपको नीला टाइप को लग रहा होगा तो वो अशुद्ध ब्लड उसमें जाता है, और जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा वो क्या करता है, शुद्ध ब्लड क्या करता है, धमनी और महाधमनी से हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, परिवहन करवाता है। यानी ये जो हमारा जो आपको दिख रहा होगा, यानी आपको हल्का ग्रीन जैसा दिख रहा होगा, वो क्या करता है कि हमारे शरीर से जितनी भी अशुद्ध ब्लड है इसमें आता है, आने के बाद इसमें शुद्धिकरण की क्रिया होता है, फेफड़ा के साथ मिलकर करता है, और उसके बाद रेड जो आपको दिख रहा होगा उसमें क्या करता है कि शुद्ध ब्लड हृदय से पूरे हमारे शरीर में आता है, ठीक है। आप लोग इसको देखकर जरूर जाइएगा। जैसे कह रहा है कि हृदय की संरचना एक मांसपेशिया अंग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यानी हृदय के आकार जो होता है बंद मुट्ठी के समान होता है, लेकिन आप लोग ये भी याद रख के जाइएगा कि हृदय के आकार शंक्वाकार भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव को पूछेगा शंक्वाकार को। यह ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में CO2 और रुधिर के मिलने के लिए एक कई कोष्ठक से में बटे होते हैं। कई कोष्ठक का मतलब होता है कई चैम्बर में बटे होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 हृदय पाए जाते हैं, यानी 2 आलिंद होते हैं और 2 का होते हैं, निलय होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट देखकर जरूर जाइएगा। उसके बाद देखिएगा है ना उसके बाद देखिएगा कि रुधिर हमारा जो हो गया, यानी रक्त का परिवाह जो होता है वो भाग में, जैसे देख लीजिएगा कि पहला जो होता है ऑक्सी, है ना, क्या होता है, ऑक्सीजनित होता है रुधिर, है ना, रुधिर पथ होता है। जैसे पहला आप डायग्राम में जरा देखिएगा कि वो किस प्रकार से हमारा ब्लड जाता है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे फफ्फुस हो गया, फफ्फुस से कहाँ जाएगा, फफ्फुसी शिरा में जाएगा, उसके बाद बायां अलिंद में जाएगा, उसके बाद बायां निलय में जाएगा, उसके बाद पूरे शरीर में हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड फैलने लगेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि फफ्फुस जो होता है से ऑक्सीजन के प्रचुर रुधिर फफ्फुसीय शिरा द्वार हृदय में आता है। उसके बाद दूसरा में है कि यह हृदय के बाएं कोष्ठ यानी बाएं अलिंद में अशुद्ध ब्लड प्रवेश करता है। उसके बाद बायां अलिंद यानी संकुचित होकर, क्या होकर, संकुचित होकर और रुधिर बायां निलय में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बायां निलय संकुचित होता है तो वो रुधिर महाधमनी से द्वारा शरीर में पंप करने लगता है और ब्लड के साथ रुधिर, है ना, रुधिर उल्टी दिशा में बहने लगता है। यानी ब्लड जो होता है वो क्या करता है, फूल, है ना, सिकुड़ना और फैलने की क्रिया करता है। जब आलिंद सिकुड़ता है तो निलय फैलता है, निलय सिकुड़ता है तो आलिंद फैलता है। यह क्रिया हमेशा नियंत्रण का होता रहता है, चलते रहता है। तो आप हृदय को भी जरा आराम से देख कर जाइएगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। दूसरी भाग में क्या होता है, दूसरे भाग में क्या होता है, इसको भी आप देखिएगा कि अब हमारा शरीर से किस प्रकार से काम करता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। शरीर जो हो गया, सबसे पहले शरीर से महाशिरा में जाएगा, उसके बाद बायां अलिंद में जाएगा, उसके बाद बायां निलय में जाएगा, उसके बाद फफ्फुस शिरा होगा। यानी स्टेप जो हो गया बी, ऑक्सीजनित जो होता है रुधिर पथ कि शरीर से ऑक्सीकृत, है ना, बिना ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा, अशुद्ध ब्लड रुधिर महाशिरा के द्वारा हृदय में आता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में है कि यह हृदय से के बाएं कोष्ठ यानी दायां आलिंद से प्रवेश करता है। उसके बाद क्या करता है कि बायां आलिंद संकुच यानी सिकुड़ता है तो रुधिर बायां निलय में चला जाता है। उसके बाद जब बायां निलय सिकुड़ता है तो रुधिर ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन उसमें आ जाता है। ऑक्सीजन करण होते यानी हेतु फफ्फुसीय धमनी
द्वारा हमारे फेफड़े के में पंप करने लगता है, फेफड़ा में चला जाता है। आप इस सभी को देख कर जाइएगा जरूर। उसके बाद देखिएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है कि हृदय जो होता है, प्रत्येक चक्र में रुधिर जो होता है 2 बार हृदय में जाता है, एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध। एक बार शरीर से हृदय में जाता है और एक बार हृदय से क्या होता है, फेफड़ा से हृदय में जाता है। ध्यान रखिएगा। यह जो शरीर जो ऑक्सीजन जनित जो होता है, बी ऑक्सीजन रुधिर को क्या करता है, अलग है ना, अलग रखने में मदद करता है। और इसके लिए क्यों आवश्यक होता है, इसलिए अभी आवश्यक होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। ये शरीर के उच्च है ना दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन को पूर्ति करता है और पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में ये लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक लाभदायक होते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि शरीर के तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए ना बिल्कुल तरह से ईमानदारी से बने रहिएगा। एक एक टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में दम अवश्य लगाइएगा। जैसे नलिकाओं, रुधिर वाहिकाओं यानी धमनी और शिरा के संबंध। देखिएगा धमनी किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि धमनी किसे कहते हैं। तो रुधिर हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी जो होता है, धमनी की जो भित्ति जो होता है वो मोटी होता है और तथा क्या होता है, लचीली होता है। जो उच्च दाब की क्रिया जो होता है वो उच्च दाब की क्रिया के द्वारा होता है। चलिए तो धमनी का भी परिभाषा याद रखिएगा। शिरा किससे कहते हैं, तो शिरा को भी वैन का भी आंसर दे सकते हो कि रुधिर जो अंगों से वापस होकर हृदय में ब्लड को लाने के काम करता है, उसी को शिरा कहते हैं। इसका भी जो होता है दीवार जो होता है, इसका भी परत जो होता है मोटी होती है। भित्ति जो होता है मोटी आवश्यकता नहीं होता है। इसी का किसके कारण होता है, बल्ब के कारण होता है। किसके कारण होता है, बल्ब यानी कपाट के कारण होता है। क्या होता है, कपाट के कारण होता है। जैसे कि आप लोग को मैं पिक्चर फिर से दिखा दूं कि इसमें पिक्चर में जरा आप ध्यान से गौर से देखिएगा इस पिक्चर में, क्योंकि हृदय में जो होता है वो बांटने के जो काम करता है, इस जगह से बांटने के काम करता है। ये पट्टी जो होता है त्रिदलिक कपाट होता है और इस तरफ जो होता है यानी द्विदलिक कपाट होता है। यानी कहने का मतलब दायां अलिन और बायां निलय के बीच जो होता है वो त्रिदलिक कपाट होता है और बायां अलिन और बायां निलय के पास जो होता है वो द्विदलिक कपाट होता है। यही क्या करता है कि हमारे शरीर को क्या करता है, वो रोकने के काम करता है धमनी और शिरा के रूप में। ठीक है, यही कह रहा है कि मोटी इसकी आवश्यकता नहीं होता है, वो बल्ब द्वारा काम करता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा है कि कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या है, तो कोशिकाएं सबसे छोटी वाहिका होता है जो एक कोशिकाएं मोटी और जो है ना पदार्थों का विनिमय से यहीं से क्रियाएं का होता है, क्रिया होता है। उसके बाद हमारा क्या है, रक्तदाब या और प्लेटलेट्स। रक्तदाब किसे कहते हैं, रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर अच्छे से पढ़ोगे, रेगुलर में पढ़ा होगा तो आपको बीपी नापने के लिए बताया गया होगा क्लास में। हम लोग को उतना पास टाइम नहीं बच चुका है कि हम आप लोग को बीपी नापने के लिए सिखाएं। अगर बीपी नापने के लिए अगर है तो आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें क्या कर सकते हो, मेडिकल नॉलेज में एक वीडियो पड़ा हुआ है कि ब्लड प्रेशर किस प्रकार से नापा जाता है, तो उसमें आपको दिया गया है, आप उस पर जाकर बीपी के बारे में देख सकते हो अच्छे से। चलिए हम लोग रक्तदाब की बात करें। रक्तदाब क्या है, तो रुधिर वाहिकाओं को भित्ति को विरोध से जो दाब लगाते हैं, ये क्या करता है, दाब लगाता है, उसी को हम लोग दाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। यह जो प्रकुंचन दाब 120 होता है, यानी सिस्टोलिक की मान जो होता है, ऊपर वाला जो होता है आपको सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक का मान 120 होता है और डायस्टोलिक का मान 80 होता है। यही दोनों माप कर क्या किया जाता है, बीपी को मापा जाता है। जाकर आप देख सकते हो, जिसमें रक्तदाब का जो समान रक्तदाब जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 120/80। ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक का मान 120 होता है, डायस्टोलिक का मान 80 होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये तो रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि मानव में परिवहन जो तो देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं पादपों में, पेड़ पौधे में परिवहन किस प्रकार से होता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि पौधे में जो परिवहन जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है।
ठीक है। जाइलम में जो होता है वो टेक्रियाइड कोशिका होता है और फ्लोएम में जो होता है सिव टिप कोशिका होता है। जो जाइलम जो होता है गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है और फ्लोएम जो होता है गुरुत्वाकर्षण के दिशा में काम करता है। देखिए, जाइलम उत्तक मिट्टी से यानी मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण को क्या करता है, वहन करता है, खींचता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जाइलम में सिव टिप कोशिका पाया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण की क्या करता है, विरोध करता है। उसके बाद देखिएगा कि है ना, फ्लोएम किसे कहते हैं, तो फ्लोएम जो होता है कि फ्लोएम में पत्तियों में बने हुए भोज पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के जो काम करता है उसी को हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम में जो होता है सिव टिप कोशिका होता है जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम करता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है कि जारा है ना, जारों की कोशिका सक्रिय रूप से आयनिक प्राप्त करता है जिससे जल है ना, जल जड़ में प्रवेश करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। यह एक सतत जल स्तंभ के निर्माण करता है, एक जल का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम को जरूर देखकर दम जाना है। उसके बाद देखिएगा इसका मुख्य जो चक्र होता है वो बाष्पो उत्सर्जन या आकर्षण के रूप में काम करता है। जैसे पत्तियों के रंध्र द्वारा जल के बाष्प रूप में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है एक सूचन उत्पन्न करता है जो है ना, जो जल को क्या करता है वो अपनी ओर क्या कर लेता है, वो खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार से क्या होता है, क्रियाएं करता है। तो देखिएगा कि भोजन तथा दूसरे पदार्थ को स्थानांतरण किसके द्वारा करता है। जैसे भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा करता है। यह क्रिया जो होता है प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादन को वाहन को स्थानांतरण करता है ना जी। उसके बाद क्या करता है, इसका कार्य जो फ्लोएम को नामक संवहन उत्तक पाए जाते हैं जो सिव टिप कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का भी परिवहन करता है, अन्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। इसका जो स्थानांतर ऊपर मुखी तथा है ना अधोमुखी के दिशाओं में काम करते हैं। यह प्रक्रिया जो होता है, यह प्रक्रिया ऊर्जा के उपयोग में करता है और उसके बाद क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन रहा, यानी आपको बता दिए हम लोग है ना उत्सर्जन में। तो उत्सर्जन में और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा आप इसको देख लीजिएगा। उस है ना, जैसे आपको पिक्चर ड्रॉप करने के लिए बोलेगा तो मानव को क्या कहेगा, उत्सर्जन अंग का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो इस प्रकार का मानव का जो उत्सर्जन अंग है आपको पिक्चर को बना दिया गया है। पिक्चर को जरूर ज़रा देख के जाइएगा एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से क्या कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिक की इकाई यानी क्या कर देगा आपको, उत्सर्जन का आपको क्या कर देगा, पिक्चर। देखिएगा आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन में कौन कौन सा भाग होता है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम आपको जरूर बना कर लेके जाना है। डायग्राम कि उत्सर्जन में कौन कौन सा डायग्राम, तो आपका यही क्या है, उत्सर्जन का है। अगर आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ब्रिक का एक सचित्र वर्णन करना है तो इस प्रकार का आपको एक क्या कर देना है, ब्रिक को बना देना है। दोनों में से किसी एक ब्रिक को क्या कर देना है, पिक्चर को बना देना है। अगर आपको क्वेश्चन कह देगा कि ब्रिक का है ना उत्सर्जन का, तो उत्सर्जन में आपको पूरे डायग्राम को क्या करना है, बना देना है। जैसे आपको देख रहे होंगे ब्रिक हो गया, ये जो आपको दोनों नली दिख रहा होगा इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये आपको जो दिख रहा होगा इसको हम लोग है ना मूत्राशय यानी ब्लैडर कहते हैं। और ये जो आपको नली दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या कह सकते हो, मूत्र मार्ग कह सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा, डायग्राम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। देखिएगा उत्सर्जन हमारा सबसे पहले है क्या, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो गंदे पदार्थ बनते हैं उसको हमारे शरीर से विभिन्न मार्गों द्वारा क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, बाहर निकालने के काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि आप लोग को देखा गया है कि उत्सर्जन में जो होता है हानिकारक उपपचय यानी गंदे पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें कौन कौन सी पदार्थ को निकाला जाता है, जैसे मुख्य रूप से नाइट्रोजन और अन्य गंदे पदार्थ को, जैसे यूरिया हो गया, है ना यूरिक अम्ल हो गया, जिसे हम लोग शरीर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है, जैसे एक जोड़ा हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग के लिए किडनी होता है, ब्रिक होता है। उसके बाद एक जो होता है मूत्र वाहिनी होता है और एक मूत्राशय होता है और एक जो होता है मूत्र मार्ग होता है।